नमस्कार दोस्तों, मैं नूतन केडिया आज अपने चैनल नूतन केडिया में आज गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करना वाली हूँ। ये मेरे एमपीपीएससी के नोट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अलग अलग समय में जैसे 87 में पूछा गया कि इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ बताइए। 1991 में पूछा गया कि इल्तुतमिश किस प्रकार उत्तरी भाग के बृहत्तर भाग का स्वामी बना और किस प्रकार उसने मुस्लिम शक्ति को दृढ़ किया। 94 में पूछा गया कि मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। क्या आप सहमत हैं कि इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था? या फिर पूछा गया कि क्या इल्तुतमिश एक अपहरणकर्ता था? मैंने अपने इस लेख में इन सभी क्वेश्चंस पे डिस्कस करने का या प्रकाश डालने की कोशिश की है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसके सरदारों ने आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया, परंतु दिल्ली के तुर्की सरदार और नागरिक इससे सहमत न हुए। उन्होंने ऐबक के दामाद और बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर सुल्तान का पद ग्रहण कर लिया। आराम शाह ने उस पर आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हुआ और मार दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इल्तुतमिश ने ज़बरदस्ती शासन प्राप्त किया? क्या आराम शाह दिल्ली की गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी था? और क्या इल्तुतमिश का कार्य न्यायोचित था? इस बारे में तत्कालीन तथा आधुनिक इतिहासकारों के दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। डॉक्टर आर्नोल्ड ने यह मत प्रकट किया कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था, क्योंकि उस सिंहासन पर उसका न्यायोचित अधिकार नहीं था। कुछ अन्य इतिहासकारों ने भी उसके इस विचार का समर्थन किया। उनके अनुसार आराम शाह ऐबक का पुत्र था, जिसके कारण लाहौर के तुर्की सरदारों ने उसे सुल्तान चुना था, जबकि इल्तुतमिश ऐबक का दामाद मात्र था। परंतु अधिकांश आधुनिक इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि आराम शाह संभवतया ऐबक का पुत्र था ही नहीं। मिन्हाज ने लिखा था कि ऐबक के कोई पुत्र नहीं था, बल्कि केवल 3 पुत्रियां थीं। अब्दुल बस्साफ ने लिखा था कि आराम शाह ऐबक का पुत्र नहीं था, इस कारण वह पैतृक आधार पर ऐबक का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। रैप्टी के अनुसार आराम शाह कुतुबुद्दीन का दत्तक पुत्र था, परंतु वह इसका कोई सबल प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। इस संबंध में डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि इल्तुतमिश एक अपहरणकर्ता नहीं था। इसका सामान्य कारण यह है कि वहाँ कुछ अपहरण के लिए था ही नहीं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि दिल्ली का तख्त फूलों की सैया न थी, बल्कि कांटों का ताज था। ऐसी परिस्थिति में कोई वस्तु ऐसी न थी जिसको बलात् छीना जा सके। वास्तव में सब कुछ नए सिरे से निर्माण करना था, अतः बलात् शासन अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता। आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि उस समय जबकि सिंहासन पर वंशानुगत अधिकार की परंपरा स्थापित नहीं हुई थी और तलवार की शक्ति ही शासकों का निर्णय करती थी, इल्तुतमिश का दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करना अवैध नहीं माना जा सकता। आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त था और इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का। इल्तुतमिश आराम शाह के मुकाबले में अधिक योग्य और अनुभवी था। उस समय की परिस्थितियों में उसका समर्थन तुर्की राज्य के हित में था। इस कारण आराम शाह को समाप्त करके इल्तुतमिश का दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करना न तो अवैध था और न ही गलत। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार इल्तुतमिश का दिल्ली के सिंहासन पर न्यायोचित अधिकार था, क्योंकि वह दिल्ली के सरदारों द्वारा चुना गया था। वह एक योग्य सेनापति और आज्ञा पालन कराने की शक्ति रखने वाला प्रशासक था तथा उसने बगदाद के खलीफा से अपने लिए सुल्तान के पद की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। उपर्युक्त सभी तथ्यों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इल्तुतमिश एक अपहरणकर्ता नहीं था। वास्तव में वह दिल्ली के तख्त के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति था। प्रारंभिक जीवन। इल्तुतमिश का वंश
इल्बरी तुर्क था। उसके भाइयों ने एशियावश धोखे से उसे बेच दिया। अंत में ऐबक ने दिल्ली में उसे खरीदा और सरे जादार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। निरंतर उन्नति करते हुए वह अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। ग्वालियर के किले की विजय के उपरांत उसे वहां का किलेदार बनाया गया। उसके पश्चात उसे बुलंदशहर का इक्ता सौंपा गया और अंत में उसे दिल्ली राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदायूं का सूबा सौंपा गया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। 1205-1206 में खोखर विद्रोह को दबाने में इल्तुतमिश ने जिस साहस और कौशल का परिचय दिया, उससे प्रसन्न होकर गोरी ने उसे दास्ता से मुक्त कर दिया। तो इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त कब हुआ? 1205 से 1206 ईस्वी में। ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्क के सरदारों के आमंत्रण पर इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इल्तुतमिश की कठिनाइयां और उसके समाधान। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली का तख्त कांटों का ताज था। उसके सम्मुख भीषण परिस्थिति थी, किंतु इल्तुतमिश विकट परिस्थितियों से हार मानकर बैठ जाने वाला व्यक्ति नहीं था और वह शीघ्र ही दृढ़ता एवं तत्परता के साथ संकटापन्न स्थिति को निश्चयात्मक रूप से सुलझाने के लिए जुट गया। समस्याएं। नंबर 1, आराम शाह की समस्या। ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके सरदारों ने आराम शाह, जिसके ऐबक के पुत्र होने के विषय में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है, को लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया। परंतु दिल्ली के तुर्की सरदारों के आमंत्रण पर इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर वहां का सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह ने इल्तुतमिश पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में आराम शाह पराजित हुआ और मार दिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश की प्रथम बाधा का अंत हुआ। नंबर 2, तुर्क अमीरों की समस्या। इल्तुतमिश से बहुत से कुतुबी और मुइज्जी तुर्क सरदार द्वेष रखते थे और उसे अपना बादशाह मानने को तैयार नहीं थे। इल्तुतमिश बहुत यथार्थवादी एवं कूटनीतिज्ञ था और उसने एक एक करके अपने सभी विरोधियों को परास्त किया। नंबर 3, नासिरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा ने इल्तुतमिश की कठिनाइयों से लाभ उठाकर उच्च मुल्तान और सिंध ही नहीं वरन भटिंडा, कोहरान तथा सरस्वती पर अपना अधिकार कर लिया था। आराम शाह की मृत्यु के बाद उसने लाहौर भी जीत लिया। इल्तुतमिश ने 1217 ईस्वी में लाहौर को कुबाचा से छीन लिया। मंगबरनी के भारत आने का फायदा इल्तुतमिश ने उठाया। उसने पहले लाहौर को अधिकार में लिया और उसके बाद उच्च और मुल्तान पर एक साथ आक्रमण कर उच्च पर अधिकार कर लिया। कुबाचा ने भक्कर के किले में शरण ली। जब वहां भी कुबाचा की स्थिति दुर्बल हो गई, तब इल्तुतमिश की बिना शर्त आत्मसमर्पण की सलाह कुबाचा ने स्वीकार नहीं की और अंत में निराश होकर कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार इल्तुतमिश का एक अन्य प्रमुख शत्रु समाप्त हो गया। मुल्तान और उच्च को दिल्ली राज्य में मिला लिया गया और अन्य बहुत से महत्वपूर्ण किलों को जीतकर इल्तुतमिश ने पंजाब और सिंध में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के समय तक सियालकोट और अजमेर तक अपना आधिपत्य कर लिया था। नंबर 4, ताजुद्दीन यिल्दिज। यिल्दिज गोरी के भारत के राज्य पर अपना अधिकार मानता था। प्रारंभ में इल्तुतमिश ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब यिल्दिज ने कुबाचा से लाहौर और पंजाब के अधिकांश भाग को छीना, तब भी इल्तुतमिश ने प्रतिरोध नहीं किया। किंतु 1215-16 ईस्वी के तराइन के निर्णायक युद्ध में इल्तुतमिश ने यिल्दिज को परास्त करके कैद कर लिया और बाद में वध कर दिया गया। यिल्दिज की समाप्ति से इल्तुतमिश को 2 लाभ हुए। नंबर 1, उसका एक मुख्य शत्रु समाप्त हो गया और दूसरा दिल्ली का गजनी से संबंध विच्छेद हो गया। नंबर 5, बंगाल समस्या। ऐबक की मृत्यु के पश्चात अली मर्दन खां ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 2 वर्ष बाद सरदारों ने उसे कत्ल कर ऐवाज को गद्दी पर बैठाया। उसने बिहार को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया और जाजनगर, तिरहुत, बंग तथा कामरूप के पड़ोसी राज्यों से कर वसूल किया। जब इल्तुतमिश सेना लेकर आगे बढ़ा, तब ऐवाज ने बिना किसी युद्ध के इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर युद्ध की क्षतिपूर्ति दी।
इल्तुतमिश मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर वापस आ गया, परंतु कुछ समय बाद एवाज ने मलिक जानी को हटाकर पुनः दिल्ली राज्य के आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। उस वक्त इल्तुतमिश ने धैर्य से काम लिया। उसने 1226 ईस्वी में लखनौती को विजय किया। इस युद्ध में एवाज मारा गया। इस प्रकार 1226 ईस्वी में बंगाल दिल्ली सल्तनत का एक सूबा बन गया। 1229 में बलका खलजी ने विद्रोह किया। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने स्वयं विद्रोह को समाप्त किया। बलका युद्ध में मारा गया और बंगाल अब इल्तुतमिश की मृत्यु पर्यंत उसके अधीन रहा। हिंदू राजाओं से संघर्ष। राजपूत भी अपने गौरव को भूले न थे। चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ को जीत लिया था। प्रतिहारों ने ग्वालियर, नरवर और झांसी पर अधिकार कर लिया था। रणथंभौर, जोधपुर स्वतंत्र हो चुके थे। अलवर, अजमेर, बयाना और थंगौर भी स्वतंत्र हो गए थे। बदायूं, कन्नौज, बनारस और कटेहर तुर्की आधिपत्य से मुक्त हो गए थे। इल्तुतमिश ने हिंदी राजाओं के प्रति दृढ़ और आक्रमणकारी नीति अपनाई। उसने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीत लिया। उसके पश्चात उसने मंदौर, जालौर, बयाना, थंगौर, अजमेर, नागौर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1231 ईस्वी में ग्वालियर का घेरा डाला गया और एक वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद उसे भी जीत लिया गया। कालिंजर, भिलसा, उज्जैन को लूटा गया, किंतु इल्तुतमिश के नागदा के गुहिलौतों और गुजरात के चालुक्यों पर किए गए आक्रमण विफल रहे। दोआब में इल्तुतमिश ने बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटिहार, बहराइच और अवध में तुर्की सत्ता स्थापित की, किंतु राजस्थान में इसकी सफलता पूर्ण न थी। मालवा में परमार राजपूतों का शासन पहले की भांति रहा। फिर भी इल्तुतमिश ने काफ़ी हद तक हिंदुओं की बढ़ती शक्ति पर अंकुश लगाया। नंबर 7, शक्तिशाली केंद्रीय शासन का ना होना। केंद्रीय शासन बहुत दुर्बल था, अतः इल्तुतमिश की जो अंतिम समस्या थी वो थी सर्वशक्तिशाली केंद्रीय संगठन की स्थापना। इसलिए उसने निम्न कार्य किए। नंबर 1, 40 गुलाम सरदारों के गुट का संगठन। इल्तुतमिश राजदरबार के षड्यंत्रों से भली भांति परिचित था। उसने स्वयं के द्वारा खरीदे हुए गुलामों का एक गुट बनाया जो उसके प्रति सदा वफादार रहे। उन्हें राज्य में प्रतिष्ठित पद दिए गए। इससे इल्तुतमिश की कुतुबी और मुइज्जी सरदारों पर निर्भरता नष्ट हो गई। खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति। इल्तुतमिश द्वारा प्रार्थना किए जाने पर बगदाद के खलीफा ने 1229 को इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार कर लिया। इससे इल्तुतमिश का पद कानूनी बन गया और दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन गया और इससे इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने में सहायता मिली। मंगोल आक्रमण का भय। इल्तुतमिश के समय में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। मंगोलों के महान नेता चंगेज खां ने ख्वारिज्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज्म शाह का पुत्र मंगबर्नी भागकर भारत की ओर आया और इल्तुतमिश से सहायता मांगी, पर इल्तुतमिश ने व्यावहारिकता का परिचय देते हुए मंगबर्नी को शरण देने से नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। इस नीति से इल्तुतमिश ने अपने राज्य को मंगोलों के अत्याचार से बचा लिया। इल्तुतमिश की मुख्य सफलता भारत में नवस्थापित तुर्की साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करना, उसे वैधानिक स्थिति दिलाना और उस पर अपने वंश के अधिकार को वंशानुगत बनाना था। यिल्दिज और कुबाचा को समाप्त करके उसने गोर और गजनी के स्वामित्व के दावे से भी दिल्ली सल्तनत को मुक्त किया। राजस्थान के राजपूत शासकों द्वारा दिल्ली सल्तनत के छीने गए प्रदेशों को पुनः अपने अधीन करके तथा दोआब के विद्रोह को दबाकर दिल्ली सल्तनत की वास्तविकता को सिद्ध किया। बंगाल को दिल्ली सल्तनत का एक सूबा बनाकर राज्य विस्तार किया और मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करके उसने उसे महान संकट से बचा लिया। डॉक्टर A.K. निजामी कहते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी।
इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। अपनी मृत्यु के अवसर तक इल्तुतमिश ने एक दृढ़ तुर्की राज्य की स्थापना कर चुका था। उसकी सीमाएं निश्चित कर दी थीं और खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करके अपने और अपने बच्चों का दिल्ली के सिंहासन पर कानूनी अधिकार स्थापित कर दिया था। अपने वंश के अधिकार को उसने इतना अधिक दृढ़ बना दिया कि उसकी मृत्यु के 30 वर्ष बाद भी व्यक्ति यह विश्वास करते रहे कि दिल्ली के सिंहासन पर केवल उसी के वंश का अधिकार है। इस प्रकार वास्तव में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का निर्माण किया और उसका पहला सुल्तान था। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने लिखा है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। निसंदेह इल्तुतमिश उसका पहला सुल्तान था। निष्कर्षतः डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के शब्दों में भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास उससे प्रारंभ होता है। आंतरिक उपलब्धियां, न्याय व्यवस्था। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के वर्णन से पता चलता है कि उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थीं, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग कर सकता था। इसके अतिरिक्त उसने न्याय करने के लिए सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए। नंबर 2, इक्ता प्रणाली। डॉक्टर ए.के. निजामी के अनुसार इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार उसने दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। इल्तुतमिश ने तुर्क अमीरों को भारी संख्या में इक्ता प्रदान की, जो 2 प्रकार की होती थी, छोटी और बड़ी। छोटे इक्तादारों को सैनिक सेवा के बदले में भूमि के कुछ भाग से केवल कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त था, जबकि बड़े इक्तादारों को प्रशासकीय अधिकार भी दिए गए थे। इल्तुतमिश इन इक्तादारों का स्थानांतरण करता रहता था। शाही सेना के संगठन का काम भी इल्तुतमिश ने किया, जिसमें सेना की भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण आदि केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था। नंबर 3, मुद्रा सुधार। इल्तुतमिश ने मुद्रा सुधार किया। वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए थे। इसके अतिरिक्त नेल्सन राइट के अनुसार विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जा सकता है। नंबर 4, गौरवपूर्ण राजदरबार। इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणों के कारण मध्य एशिया और इस्लामी प्रदेशों से भागकर भारत आए हुए सभी योग्य व्यक्तियों और राजपुरुषों को अपने दरबार में स्थान दिया। विभिन्न योग्य व्यक्तियों के कारण उसका राजदरबार सुल्तान महमूद गजनवी की भांति ही गौरवपूर्ण बन गया। इस प्रकार अपने इस लेख में मैंने सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर इल्तुतमिश के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसकी भूमिका और उपसंहार को चेंज करके जो फैक्ट्स मैंने दिए हैं उनके आधार पर हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ये ना केवल मेंस के लिए बल्कि जो सामान्य ज्ञान में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल नूतन केडिया को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे प्रेरणा मिले और मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।